हेलो गाइस, मैं पहले इस स्टोरी की स्टोरी लाइन बता देता हूँ। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर वांग यांग ट्रांसमाइग्रेट होकर कल्टीवेशन वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां उसे एक सिस्टम मिलता है जो कि बहुत हम्बल होता है। चलो बिना किसी देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि आराम से चिल कर रहा होता है। वह कहता है कल्टीवेशन करने की जरूरत नहीं है, ना ही पहले इसमें मिनिस्टरों की साजिश की जरूरत है, और फिर भी एक सिक्योर पोजीशन है। ट्रांसमाइग्रेट के बाद की लाइफ वाकई में बहुत कंफर्टेबल होती है। तभी वहाँ सिस्टम जो कि एक लिटिल एल्फ गर्ल होती है, वह आकर कहती है, होस्ट मैं आपकी सिस्टम हूँ जो कि एक एल्फ है, कृपया जल्दी से मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए और सिस्टम के टास्क को स्टार्ट कीजिए। एमसी उससे कहता है नहीं, यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर सिस्टम उस पर चिल्लाते हुए कहती है, मुझे क्यों रिजेक्ट कर रही हो? मैं तुम्हें कल्टीवेशन वर्ल्ड में इनविजिबल बनने में हेल्प कर सकती हूँ। एमसी कहता है मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम्हारा सिस्टम कैसे वर्क करता है। तुम बहुत औसम हो, लेकिन वास्तव में कल्टीवेशन के टॉप तक पहुंचने पर पर्सन बहुत थक जाता है, जो मुझे बीमार कर सकता है। अपनी पास्ट लाइफ में मैं वीक के 7 डेज 24 आवर्स वर्क करते हुए मर गया। अब जब मैं यहाँ ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूँ, तब भी तुम यही चाहती हो कि मैं एक सिस्टम के लिए काम करूँ? बिल्कुल नहीं। सिस्टम उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, कृपया मुझे एक चांस दो, मैं बेस्ट बनने के लिए हार्ड वर्क करूंगी। एमसी कहता है काम करना असंभव है, मैं इस लाइन में फिर कभी काम नहीं करूंगा। यह सुनकर सिस्टम सोचती है, क्या होस्ट मुझे रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि मैं इनफ ट्राई नहीं कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं, मुझे और अधिक स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और वह वहां से चली जाती है, लेकिन एमसी वहीं रेस्ट करने लगता है। इसके बाद सीन एमसी के रूम पर आता है, जहां वह टॉयलेट में बैठा होता है। तभी सिस्टम उसके पास आती है और कहती है, अल्टीमेट कोर्टिंग डेथ सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। बिगनर टास्क दीवार पर सर मारना है। होस्ट जल्दी से मेरे साथ बाइंड हो जाएं। एमसी कहता है नहीं, मुझे दर्द से डर लगता है, जाओ किसी और को ढूंढो। और वह सोचता है मुझे टॉयलेट में भी शांति नहीं मिलती। यह सिस्टम वाकई बहुत परेशान करने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमसी खाना खा रहा होता है। वहीं सिस्टम एमसी के पास आ जाती है और कहती है, साइन इन कीजिए, सिस्टम अपडेट कर दिया गया है। लग्जूरियस रिवार्ड प्राप्त करने के लिए स्प्रिट शॉर्ट सेक्ट के गेट पर साइन इन करें। होस्ट जल्दी से मेरे साथ बाइंड हो जाइए। एमसी कहता है नहीं, यह काम पर आने से किस तरह अलग है। उसे फिर से रिजेक्शन मिलने के कारण सिस्टम उदास हो जाती है और खुद से कहती है, मुझे बार बार रिजेक्ट क्यों किया जाता है? मैं शायद इनफ ट्राई नहीं कर रही हूँ। और कुछ समय बाद जहाँ एमसी ट्री के नीचे रेस्ट कर रहा होता है, वहीं सिस्टम आते हुए कहती है, होस्ट मैं। लेकिन तभी एमसी उसे और आगे कुछ भी कहने से रोक देता है और कहता है, मैं यह सुनना नहीं चाहता। सिस्टम खुश होते हुए बताती है, होस्ट इस सिस्टम को अपग्रेड करके प्रभावशाली इटरनल लाइंग फ्लैट इनविजिबल सिस्टम बना दिया गया है। सिर्फ मेरे साथ जुड़कर आप मैसिव रिवार्ड पा सकते हैं। एमसी उसकी फिर से एक्सप्लेनेशन सुन के इरिटेट होकर कहता है, मैं नहीं करना चाहता। लेकिन तभी वह जागकर पूछता है, रुको, यह कौन सा फ्लैट सिस्टम है? सिस्टम बताती है, प्रभावशाली इटरनल लाइंग फ्लैट इनविजिबल सिस्टम। होस्ट प्रभावशाली इटरनल लाइंग फ्लैट इनविजिबल सिस्टम से बाइंड के बाद भले ही आप फ्लैट लेटे हों, आप कल्टीवेशन वर्ल्ड में इनविजिबल हो सकते हैं। एमसी कहता है, क्या कोई रिलैक्स होकर आराम करने से इनविजिबल हो सकता है? यह एक धोखा जैसा लगता है। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं कर रही, या मुझे स्लॉटर डाउन करने के लिए फैटी नहीं कर रही हो, है ना? सिस्टम कहती है, मैं कसम खाती हूँ, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं एक बग से टकराकर मर जाऊं। एमसी सोचता है, यह सिस्टम काफी ईमानदार लगती है, शायद मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। और वह कहता है, ठीक है, मैं इस समय तुम पर ट्रस्ट करूंगा। सिस्टम के ऑफर को एक्सेप्ट करने के कारण नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, सिस्टम के साथ सक्सेसफुली बाइंड करने के लिए आपको तुरंत बाइंडिंग कार्य का रिवार्ड मिलेगा, एम्परर का ऑरा। और सिस्टम उसे पावर देने लगती है, जिससे जहां एमसी अभी मोर्टल था, अब वह हेवनली एम्परर के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच जाता है, जिसे फील करके वह कहता है, क्या मैं वास्तव में मात्र मोर्टल से सीधे ग्रेट रैलम में पहुंच गया? सिस्टम कहती है, होस्ट को सांस लेते हुए पाया गया है, तुम्हें तुरंत यह रैलम ब्रेक थ्रो रिवार्ड और एक होंगमैंग डाव फ्रूट प्राप्त होगा। और वह हेवनली एम्परर के फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में पहुंच जाता है। अपनी पावर को देखकर एमसी खुश होकर कहता है, वाह, सांस लेने से रैलम में ब्रेक थ्रो किया जा सकता है। यह वास्तव में लाइंग फ्लैट इनविजिबल है। चूंकि मैं पहले से ही हेवनली एम्परर के सेकंड स्टेज में हूँ, मैं इसे अब और नहीं छुपाऊंगा। और उसके ब्रेक थ्रो के कारण वहाँ बहुत ही पावरफुल लाइट रिलीज होती है,
है जो सीधे आसमान में जाती है, जिससे बादलों में गड़गड़ाहट होने लगती है। इसे काफी दूर से देखा जा सकता था और इस रिएक्शन को देखकर एक एल्डर दूसरे से कहता है, यह कंपन क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा स्प्रिट स्वॉर्ड सेक्ट किसी बड़ी विपत्ति का सामना करने वाला है? वहीं खड़ा सेक्ट लीडर ऑर्डर देते हुए कहता है, तुरंत स्प्रिट कॉलिंग बेल को 9 बार बजाओ, सभी एल्डर्स को मेन हॉल में मीटिंग के लिए बुलाओ। यह पावर, क्या यह हो सकता है कि एक नया एम्परर पैदा हो गया है? यह पावर इनक्रेडिबल है। पिछली बार हमने ऐसी गड़बड़ी 500 साल पहले देखी थी। जल्दी से पता लगाओ कि यह न्यूली असेंडेड एम्परर किस सेक्ट से बिलोंग करता है। इसके बाद हमारा सीन ग्रेट सेंग डायनेस्टी के ज़्वांजी पवेलियन पर आता है, जहां कोई कहता है, मैंने सच्चाई को पहले से ही जान लिया है। जल्दी से इम्प्रेस को रिपोर्ट करो कि न्यूली असेंडेड एम्परर का नाम वांग यांग है और वह स्प्रिट स्वॉर्ड सेक्ट से है। इसके बाद सीन हमारे एमसी पर आता है, जो आराम से रेस्ट कर रहा होता है। वह कहता है, काश मेरे पास्ट लाइफ में भी चीजें आसानी से चलती। मैं 26 साल तक जीवित रहा और कभी किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा। यह सुनकर सिस्टम कहती है, होस्ट की दाव कंपेनियन खोजने की इच्छा का पता चला है और संभावित टारगेट डिस्प्ले हो रही है। एमसी कहता है, क्या लाइंग फ्लैट इनविजिबल सिस्टम से मुझे मदद मिल सकती है? सिस्टम उसे कुछ लड़कियों की पिक्चर दिखाकर कहती है, होस्ट, सिस्टम ने आपके लिए सबसे सुटेबल टारगेट को सेलेक्ट किया है, कृपया चूज कीजिए। और एमसी उन्हें देखते हुए कहता है, यह नहीं बताया गया कि किसे चूज करना है। वास्तव में मुझे स्वयं ही प्रयास करना होगा, जो बहुत परेशानी भरा है। सिस्टम कहती है, होस्ट, अपने दाव कंपेनियन खोज कार रिवार्ड को क्लेम करना ना भूले। एमसी कहता है, रुको, मैंने तो अभी तक किसी को पाने का प्रयास भी नहीं किया, फिर कोई रिवार्ड कैसे मिल गया? इस पर सिस्टम बताती है कि सेंग डायनेस्टी की इम्प्रेस ये लिंगलांग ग्रेट एम्परर वांग यांग से मुलाकात करने के लिए रिक्वेस्ट की है। यह सुनकर एमसी खुश हो जाता है और सिस्टम को थम्स अप करके कहता है, सिस्टम बहुत अच्छी है, यह मेरी वाइफ को मेरे दरवाजे तक पहुंचा देती है। सिस्टम कहती है, बेशक, मैं प्रभावशाली इटरनल लाइंग फ्लैट इनविजिबल सिस्टम हूँ। इसके बाद हम स्प्रिट स्वॉर्ड सेक्ट के मेन हॉल को देखते हैं, जहाँ पर सेक्ट लीडर और सारे एल्डर्स होते हैं। सेक्ट लीडर सभी को बताता है, सेंग डायनेस्टी की इम्प्रेस, जिन्होंने 6 नेशन पर विजय प्राप्त की है, यहाँ पर्सनली आई है। आखिर क्या हो रहा है? वहीं बैठी एक फीमेल एल्डर कहती है, क्या यह ग्रेट एम्परर वांग यांग वास्तव में स्प्रिट स्वॉर्ड सेक्ट में है? मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। उसके बगल वाला एल्डर कहता है, मैंने भी कभी वांग यांग नाम के किसी पर्सन के बारे में नहीं सुना है। यहाँ क्या हो रहा है? तभी सेक्ट लीडर कहता है, एल्डर वाइफेंग, सेक्ट की इस्टेब्लिशमेंट के बाद से क्या कभी वांग यांग नाम का कोई एल्डर हुआ है? एल्डर वाइफेंग कहता है, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। मैंने सेक्ट के रिकॉर्ड्स का अध्ययन किया है और निश्चित रूप से उस नाम का कोई पर्सन नहीं है। उसके पास बैठा दूसरा एल्डर कहता है, वांग यांग सॉर्ड वॉशिंग पूल पर उस नाम का एक अनरजिस्टर्ड डिसाइपल प्रतीत होता है। तभी उसके सामने बैठा एक एल्डर सोचकर कहता है, रुको, अब मुझे याद आया है, फाउंडर ने एक बार वांग सरनेम वाले एक मास्टर के पास नॉलेज प्राप्त की थी। उसकी बात सुनकर एल्डर वाइफेंग खड़ा होकर कहता है, यह सही है, वांग यांग वास्तव में हमारे ट्रू एंसेस्ट्रल मास्टर हैं। वह अब तक स्प्रिट स्वॉर्ड सेक्ट की प्रोटेक्शन करते हुए अपनी आइडेंटिटी को छिपा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं वे सब एमसी से मिलने के लिए जाने लगते हैं और जाते हुए सेक्ट लीडर अपने पीछे वाले एल्डर से कहता है, चैंग फेंग, जाओ और इम्प्रेस का वेलकम करो। बाकी लोग मेरे पीछे स्वॉर्ड वॉशिंग पूल तक आएं और घुटने टेक कर हमारे एंसेस्ट्रल मास्टर को ग्रीट करें। इसी के साथ वे सब वहां पहुंचकर एमसी के सामने घुटने टेक कर ग्रीट करते हुए कहते हैं, ग्रीटिंग एंसेस्ट्रल मास्टर। उन्हें ग्रीट करते देख एमसी सिस्टम से पूछता है, क्या यह भी एक सिस्टम का रिवार्ड है? सिस्टम बताती है, नहीं, सिस्टम का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं। एमसी सोचता है, यदि ऐसा है तो मैं बस वैसे ही रिएक्ट करूंगा जैसे नॉर्मली करना चाहिए। और वह पोलाइट होकर उन सभी से कहता है, उठो, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। सेक्ट लीडर कहता है, एंसेस्ट्रल मास्टर, सेंग डायनेस्टी की इम्प्रेस आपसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, क्या आप इसका कारण जानते हैं? एमसी कहता है, ओ, वह शायद मैरिज का प्रपोजल रखने आई है। यह सुनकर फीमेल एल्डर कहती है, प्रपोजल और मैरिज का, यह कैसे संभव है? यह न्यूज बहुत चौंकाने वाली है, क्या हमने गलत सुना?
एल्डर वाई फेंग कहता है, इम्प्रेस का प्रस्ताव रखने आना यह बिल्कुल यूनिक है। एमसी कहता है, चूंकि इम्प्रेस यहाँ है, मुझे पर्सनली जाकर उनका वेलकम करना चाहिए। इसके बाद हम इम्प्रेस को देखते हैं जो कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रेट एम्परर वांग यांग मुझसे मिलने को तैयार नहीं है। चैंग फेंग इम्प्रेस को ग्रीट करके बताता है, नहीं, बात यह नहीं है। एंसेस्ट्रल मास्टर पीछे माउंटेन पर कल्टीवेट कर रहे हैं, कृपया थोड़ा इंतजार करें इम्प्रेस। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी वहां आ जाता है और उसके पीछे सेक्ट लीडर और एल्डर्स होते हैं। एमसी को देखने के बाद इम्प्रेस सोचती है, उसके एफ्रियंस और कपड़े से देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि वह एक ग्रेट एम्परर है। इम्प्रेस को देखकर एमसी उदास होकर सोचता है, अरे फर्स्ट टाइम किसी ब्यूटी के साथ मुलाकात होने वाली है और मैं कपड़े बदलना भूल गया। इन कपड़ों में उससे मिलने से मेरी रेपुटेशन खराब होगी। और वह सिस्टम को बुलाकर कहता है, ओ सिस्टम, जल्दी से मुझे एक अच्छा आउटफिट दे दो जिससे मेरी एक अच्छी इमेज इम्प्रेस के साथ मिलने पर हो। यह सुनकर सिस्टम कहती है, मीटिंग का टास्क कंप्लीट हुआ, आपको एक इंपीरियल ड्रैगन सेट तुरंत गिफ्ट के रूप में दिया जा रहा है। और हम देखते हैं कि उसका पूरा लुक चेंज हो जाता है। इस लुक में वह बिल्कुल एक एम्परर लग रहा होता है। सिस्टम कहती है, होस्ट को इंपीरियल ड्रैगन सेट सक्सेसफुली पहना दिया गया है और इसका इफेक्ट एक्टिव हो चुका है, जिससे एमसी के चारों ओर एक पावरफुल ड्रैगन का ऑरा फैल जाता है, जिसे फील करके फीमेल एल्डर सोचती है यह एक ग्रेट एम्परर का ऑरा है, यह बहुत पावरफुल है। वहीं एल्डर वाई फेंग तो बिल्कुल शॉक हो चुका होता है। वह कहता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारे सेक्ट का एक पावरफुल ग्रेट एम्परर भी होगा। इम्प्रेस सोचती है, यह वांग यांग वास्तव में एक ग्रेट एम्परर है और उसकी कल्टीवेशन मेरी कंपेयर में बहुत अधिक है। और वह एमसी के पास आकर उसे ग्रीट करते हुए कहती है, ग्रेट एम्परर वांग यांग, मैं ये लिंगलांग हूँ। मैं विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे सेंग डायनेस्टी को सेव करें। एमसी सोचता है, क्या यह वही इम्प्रेस है जिसने सिक्स नेशन पर विजय प्राप्त की थी। और इम्प्रेस से कहता है, कृपया उठिए, मैं आपकी डिफिकल्टीज समझता हूँ, लेकिन मैं वर्षों से सेकुलेशन में रहा हूँ, मैं अपने आसपास के अफेयर से दूर रहना चाहता हूँ। इम्प्रेस कहती है, जब तक एम्परर ग्रेट सेंग डायनेस्टी को सेव करते हैं तब तक मैं किसी भी कंडीशन से सहमत हो जाऊंगी। वहीं पीछे खड़ा सेक्ट लीडर सोचता है, कोई भी कंडीशन। इम्प्रेस बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रही है। एमसी कहता है, अच्छा, कुछ भी। इम्प्रेस कहती है, यदि एम्परर वांग यांग को कोई आपत्ति ना हो तो मैं स्वयं को आपके समक्ष प्रस्तुत करने को रेडी हूँ। यह सुनकर वहाँ खड़े सभी शॉक हो जाते हैं। एल्डर वाई फेंग कहता है, क्या खुद को पेश करने के बारे में कह रही है इम्प्रेस। लीडर कहता है, इम्प्रेस ने स्वयं को ऑफर कर दिया, यह कल्टीवेशन वर्ल्ड की एक बड़ी न्यूज है। एमसी सोचता है, हालांकि इम्प्रेस का ऑफर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या उसे एक्सेप्ट करने से मुझे कई प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। तभी उसके पास सिस्टम आकर कहती है, मास्टर, इम्प्रेस ये लिंगलांग के पास एक्सट्रीमली रेयर इमोर्टल फोनिक्स फिजिक है। एमसी उससे पूछता है, सिस्टम, क्या इसमें कुछ खास बात है। सिस्टम एमसी को बताती है, यदि कोई कल्टीवेटर इमोर्टल फिनिक फिजिक वाले किसी पर्सन के साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करता है तो वे तुरंत ही एक पूरे रेलम को ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ सकते हैं। मैंने यह देखा है। और एमसी इसके बारे में सोचता है कि बड़े रिस्क के साथ बड़े रिवार्ड भी आते हैं। तभी इम्प्रेस हेवन की ओथ लेते हुए कहती है, मैं हेवनली डाव की शपथ लेती हूँ कि यदि मैं अपने वादे से पीछे हटूं तो हेवन का क्रोध मुझे मार डाले और मेरी सोल को नष्ट कर दे। और वह सोचती है, इसके अलावा वांग यांग काफी टैलेंटेड है, मुझे यह सेक्रीफाइस करना ही होगा। एमसी कहता है, यदि ऐसा है तो कृपया रास्ता दिखाइए इम्प्रेस। और वह सोचता है, एक इम्प्रेस को वाइफ के रूप में फ्री में पाना, ऐसा सौदा आपको और कहाँ मिलेगा। और इम्प्रेस फिर से एमसी के सामने झुककर कहती है, ग्रेट सिंग डायनेस्टी के अरबों सिटीजन की ओर से मैं एम्परर वांग यांग को धन्यवाद देती हूँ। तभी सेक्ट लीडर एमसी से कहता है, एंसेस्ट्रल मास्टर, स्प्लिट स्वॉर्ड सेक्ट आपके बिना सरवाइव नहीं कर सकता। यदि आपके यहाँ से जाने के बाद इनेमीज इसका एडवांटेज उठाकर हम पर अटैक कर दें तो यह विनाशकारी होगा। कृपया इस पर पुनर्विचार करें। सिस्टम एमसी से कहती है, पता चला है कि सेक्ट मास्टर से हेल्प मांग रहा है, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेसन कि होस्ट ने इंपीरियल ग्रेड की सेक्ट एरे फॉर्मेशन, जिसका नाम 9 हेवन स्प्लिट स्वॉर्ड एरे है, प्राप्त कर ली है। और एमसी के पास वह फॉर्मेशन आ जाती है, जिसे देखकर वह सोचता है, यह सिस्टम वास्तव में हम्बल है, जिसने एक और इंपीरियल ग्रेड की चीज मुझे दी है।
उसे देखकर लीडर कहता है, एंसेस्ट्रल मास्टर, यह फॉर्मेशन यह किसकी है? एमसी बताता है, यह 9 हेवन स्प्रिट सॉर्ड एरे है। एक बार एक्टिवेट होने पर यह सेक्ट की सेफ्टी को सुनिश्चित कर देगी। और वह कहता है, एक्टिवेट, जिससे कि वे फॉर्मेशन जो कि सॉर्ड के फॉर्म में होती है निकल कर सेक्ट के ऊपर आ जाती है और कई सॉर्ड में ट्रांसफॉर्म होकर सेक्ट को एक डोम की शेप में कवर कर लेती है, जिससे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। उसे देखकर वहां खड़े सारे लोग कहते हैं, यह एक इंपीरियल ग्रेड की सेक्ट फॉर्मेशन है। हमारा स्प्रिट सॉर्ड सेक्ट अब महानता की ओर बढ़ेगा। एंसेस्ट्रल मास्टर की एबिलिटी सच में कल्पना से परे है। वहीं इम्प्रेस सोचती है, यह 9 हेवन स्प्रिट सॉर्ड एरे मेरे इंपीरियल डिफेंस एरे से भी अधिक स्ट्रॉन्ग है। स्प्रिट सॉर्ड सेक्ट का फाउंडेशन सच में इम्प्रेसिव है। तभी वही फीमेल एल्डर एमसी के सामने घुटने पर बैठकर कहती है, एंसेस्ट्रल मास्टर, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्विनयाओ आपके साथ रहकर आपकी सेवा कर सकूं। जिसे देखकर वह मन ही मन कहता है, अब एक और लड़की खुद को मुझे सौंप रही है। यह एक रोमांस बैटल फील्ड बन रहा है। क्या यह खेल को और अधिक कठिन नहीं बना रहा? सिस्टम बताती है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, लियू किंगयाओ के पास रेड स्प्रिट रेजोनेंस फिजिक है जो 10,000 वर्षों में एक बार दिखाई देती है। एमसी कहता है, अब बस स्प्रिट रेजोनेंस फिजिक में क्या विशेष बात है? सिस्टम थम्सअप करते हुए कहती है, जो लोग इस सेक्रेट बॉडी को पजेस करते हैं वे वफादार, विश्वसनीय, सचेत और अपने स्वामी के साथ पूरी तरह से बैलेंस में रहते हैं। जैसा कि आपसे एक्सपेक्टेशन थी होस्ट, आपका चुनाव बिल्कुल सही है। एमसी कहता है, क्या यह बिल्कुल एक सेक्रेट बॉडी की तरह नहीं लगता? और वह किंगयाओ से कहता है कि अब से तुम मेरे साथ रहोगी। यह सुनकर किंगयाओ खुश होकर एमसी से कहती है, धन्यवाद आपका एंसेस्ट्रल मास्टर। और सोचती है, मेरा एक मेड का होना कोई बुरी बात नहीं है। मास्टर अभी भी भावुक हैं। एंसेस्ट्रल मास्टर को फॉलो करने से मेरे लिमिटलेस फ्यूचर को गारंटी होगी। इम्प्रेस अपने सोल्जर से कहती है, फीनिक्स रथ कहाँ है? इसके बाद वहाँ फीनिक्स आ जाती है जिसके ऊपर बैठने की व्यवस्था होती है। उसे देखकर सभी कहते हैं, यह लेजेंडरी सेलेस्टियल ग्रेड फीनिक्स रथ है। यह इंपीरियल ग्रेड के आइटम की तुलना में एक ट्रेजर है। एमसी उसे देखकर सोचता है, कल्टीवेशन बर्ड की लग्जरी कार वास्तव में देखने लायक है। इसकी बात करें तो मैंने अपनी पिछली लाइफ में एक कार भी नहीं खरीदी थी। तभी सिस्टम आकर कहती है, यह पता लगा है कि होस्ट को व्हीकल की इच्छा है और अपनी पावर का यूज करते हुए कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एम्परर ग्रेड का व्हीकल प्राप्त होता है, 6 ड्रैगन एम्परर रथ। एमसी कहता है, इस अर्जेंट सिचुएशन को देखते हुए मेरा रथ क्यों नहीं ले जाया जाए? क्विंगयाओ कहती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मास्टर। लेकिन फिर वह सोचती है, फोनिक्स रथ इस दुनिया में पहले से ही रेयर है। मुझे आश्चर्य है कि आपका रथ किस प्रकार का ट्रेजर हो सकता है मास्टर। एमसी अपनी पावर यूज करते हुए कहता है, 6 ड्रैगन एम्परर रथ अपीयर हो। इसी के साथ वहाँ 6 ड्रैगन एम्परर रथ आ जाता है जिसमें एक कैरेज में 6 ड्रैगन लगे होते हैं और उनके ऊपर जिन्हें 2 सोल्जर कंट्रोल कर रहे होते हैं और उन ड्रैगन से पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तभी एमसी के सामने वे दोनों सोल्जर आकर उसे ग्रीट करके कहते हैं, मास्टर, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। उस रथ को देखकर सेक्ट लीडर और बाकी एल्डर तो बिल्कुल शॉक हुए होते हैं और उन्हें यह सब बस एक ड्रीम लग रहा होता है। वे कहते हैं, यह तो लीजेंडरी एम्परर ग्रेड का रथ है। एमसी इम्प्रेस को इशारा करके कहता है, इम्प्रेस, कृपया चलिए। और इम्प्रेस उसे धन्यवाद करती है। इसके बाद वे तीनों रथ में बैठ जाते हैं और एमसी सोल्जर को ऑर्डर देता है कि सेंग डायनेस्टी की ओर चलो। इस पर वे सोल्जर कहते हैं, जैसा मास्टर का आदेश। इसी के साथ वे सेंग डायनेस्टी की ओर निकल जाते हैं। सेक्ट के सारे लोग उन्हें गुड बाय करते हैं। इसके बाद हमारा सीन सेंग डायनेस्टी के नेशनल डिफेंस फॉर्मेशन पर आता है जिसे कुछ लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। उनमें एक पर्सन अपने सामने बैठी लड़की से कहता है, नेशनल एडवाइजर, मैं यह और ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता। नेशनल एडवाइजर सभी से कहती है, सभी लोग अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट रखें। भले ही हम अपनी कल्टीवेशन को जरूरत से ज्यादा बढ़ा लें, हमें तब तक नहीं रुकना जब तक कि इम्प्रेस वापस नहीं आ जाती। वहीं डायनेस्टी के लोग परेशान होते हैं। वे कहते हैं, भागो भागो, जुआन यू एम्पायर टूटने वाला है। इम्प्रेस, कृपया हमें सेव कीजिए। और वे सभी बचने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। वहीं फॉर्मेशन पर लगातार अटैक हो रहे होते हैं। अटैक करने वाले 2 पर्सन होते हैं जिनमें रेड हेयर वाला जुआन्यू एम्पायर के 4 जनरल में से एक जियान योंकी होता है।
वह कहता है यह फॉर्मेशन कमजोर दिखती है, फिर भी मैं इसे तोड़ नहीं सकता। यह कितना परेशान करने वाला है। और वहीं आर्मर पहने वाला पर्सन जुआनयू एम्पायर के 4th जनरल में से एक सोंग टाई होता है। वह कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इम्प्रेस की रणनीति इतनी अच्छी होगी। जियान उनकी पूछता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। सोंग टाई बताता है उन्होंने फॉर्मेशन की डिफेंस की लिमिट को कैपिटल के चारों ओर तक सीमित कर दिया है, जिससे नेशनल डिफेंस फॉर्मेशन को प्रभावी रूप से मजबूत किया जा सके। और वह अपने हाथ में स्पीयर को लेते हुए कहता है तुम इस पर अटैक करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। जियान उनकी अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए कहता है मैं समझ गया। उन्हें फिर से अटैकिंग मोड में आते देख नेशनल एडवाइजर घबराने लगती है और सोचती है इम्प्रेस मुझे दुख है कि मैं इसे केवल यहीं तक प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तभी सोंग टाई अपनी स्पीयर में पावर अनलेश करता है, जिससे उसके चारों ओर एक ब्लैक कलर का ड्रैगन अपीयर हो जाता है, जिसकी पावर खतरनाक लग रही होती है। वह कहता है ड्रैगन असैसन, और इसी के साथ वह ड्रैगन फॉर्मेशन पर काफी पावरफुल अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम किसी स्लैश को उसकी ओर आता देखते हैं, जो सीधे आकर उस ड्रैगन को लगता है, जिससे वह वहीं खत्म हो जाता है। इसे देखकर वे दोनों शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं यह शॉर्ट एनर्जी किसकी हो सकती है। ऐसा सोचकर वे उस ओर देखने लगते हैं जहां पर हमारा एमसी होता है और उसकी बॉडी से पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा होता है। जियांग युंकी एमसी पर गुस्सा होकर कहता है हमारे मैटर में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कौन हो। सोंग टाई एमसी के रथ को देखकर सोचता है 6 ड्रैगन एक रथ को खींच रहे हैं, यह पर्सन अवश्य ही कोई बिग शॉट होगा। यह सोचने के बाद वह एमसी को ग्रीट करके कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं। इम्प्रेस उसे बताती है सोंग टाई यह स्प्लिट शॉर्ट सेक्ट के ग्रेट एम्परर वांग यांग है। जिसे सुनकर वे दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और जियांग युंकी कहता है स्प्लिट शॉर्ट सेक्ट यह कौन सा बैकग्राउंड सेक्ट है, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। इस पर किंग याओ उस पर गुस्सा होकर कहती है तुम्हें स्प्लिट शॉर्ट सेक्ट की इस तरह डिसरिस्पेक्ट करने की अनुमति नहीं है। जियांग युंकी कहता है यह तो फुजन स्टेज का एकमात्र शरारती बच्चा है, एम्परर रेलम में रहने वालों के सामने बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तभी सिस्टम एमसी से कहती है सेक्ट की डिसरिस्पेक्ट होने के कारण होस्ट को एक डिवाइन ग्रेड की मार्शल आर्ट हेवनली फार्मामेंट टेक्निक प्रदान की गई है। इसे पाकर एमसी मुस्कुराने लगता है और उनसे कहता है आज तुम दोनों मुझसे कुछ बात क्यों नहीं करते। जियांग युंकी एमसी पर भड़क कर कहता है तुम अपने आप को क्या समझते हो जो हमारे जुआनयू एम्पायर के सामने बात करने की हिम्मत कर रहे हो। सोंग टाई उसे शांत करते हुए कहता है ब्रदर जिंग शांत हो जाइए। और वह एमसी को रिस्पेक्ट शो करके कहता है फेलो डाविस्ट हमें इम्प्रेस ये लिंगलांग को एम्पायर में वापस ले जाने का ऑर्डर मिला है, कृपया हमारे मैटर में इंटरफेयर मत करें। एमसी कहता है अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा, और वह अपना किलिंग इंडेंट रिलीज करने लगता है। तभी सिस्टम एमसी से कहती है होस्ट के किलिंग इंटेंट के कारण उसने हेवनली फार्मामेंट टेक्निक को अपनी परफेक्शन लेवल तक कल्टीवेट कर लिया है। जियांग युंकी एमसी से कहता है तो फिर हमें क्रूअल होने के लिए दोष मत दीजिए। एमसी सिस्टम से पूछता है स्टूपिड सिस्टम हेवन और अर्थ स्टार टेक्निक क्या करती है। सिस्टम बताती है हेवन एंड स्टार टेक्निक एक ही रेलम के अटैक को ऑब्जर्व कर सकती है और फिर उस अटैक को डबल पावर के साथ वापस रिफ्लेक्ट कर सकती है। यह सुनकर एमसी कहता है तो ऐसा है। इसके बाद वह उनकी ओर जाने लगता है और एमसी उनसे कहता है तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि मैं कुछ करूं, मैं यहाँ खड़ा रहूंगा और तुम्हें 3 मूव करने दूंगा। यदि तुम मुझे हर्ट कर सके तो तुम इम्प्रेस के साथ जो चाहे कर सकते हो। जिसे सुनकर वे दोनों शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं क्या यह इतना ही पावरफुल होगा जितना कि कह रहा है। इम्प्रेस एमसी से कहती है एम्परर वांग यांग आप क्या कह रही हैं। किंग याओ एमसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है एंसेस्ट्रल मास्टर इतने केयरलेस मत होइए, ये दोनों वास्तव में बहुत पावरफुल हैं। एमसी उन्हें शांत करके कहता है चिंता मत करो, ये दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जियांग युंकी अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है यदि तुम मेरे 3 पंच झेल सके तो हम वापस लौट जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। एमसी कहता है तो तुम कोशिश कर सकते हो, और हम देखते हैं कि वह अपने पंच का अटैक एमसी पर कर देता है। इससे एमसी की ओर स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी एक फीस्ट बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वह एमसी के पास पहुंचती है
वह खत्म होने लगती है। यह देखकर जियांग यूंग की पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है और सोचता है मेरी 90% पावर ऐसे डिसअपियर हो गई जैसे सी में इंटर करते ही मिट्टी से बना खिलौना डिसअपियर हो जाता है। इस पर्सन के पास कुछ स्किल हैं और वह फिर से एमसी की ओर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए कहता है टेरिफाइंग गॉड फीस्ट थर्ड फ्रॉम वाइट सेटरिंग ड्रैगन फीस्ट, जिससे उसके पंच में एनर्जी ड्रैगन का फॉर्म ले लेती है। लेकिन जैसे ही वह अटैक एमसी के पास पहुंचता है एमसी उसे अपनी पावर से खत्म कर देता है, जिससे वहां काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। एमसी उससे कहता है क्या तुम्हारी पहले की गई बातें और एम्परर रेलम का स्टेटस बस एक ही बघारने तक ही सीमित है? यह सुनकर वह और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और अपनी किसी टाइप की पावर को यूज करने लगता है, जिसे देखकर सोंग टाई घबराते हुए चिल्लाकर उससे कहता है ब्रदर जिंग इस मूव को ट्राई मत करो। लेकिन वह उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपने पीछे डिवाइन बुद्धा की धर्मा बॉडी को समन कर लेता है, जो कि काफी डेंजरस लग रही होती है। वह कहता है हेवनली किंग इंसेंसेशन बुद्धा पाम। इतना कहकर वह एमसी पर अटैक कर देता है। अपनी ओर अटैक को आते देख एमसी भी अपने अटैक को रेडी करते हुए कहता है अर्थ एंड हेवन स्टार टेक्निक, और वह भी अपना अटैक कर देता है, जिससे कि वे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं और एमसी का अटैक उसके अटैक को एब्सॉर्ब करने लगता है। उसे देखकर किंग याओ कहती है एंसेस्ट्रल मास्टर ये बहुत पावरफुल है। इम्प्रेस कहती है उसने वास्तव में एक एम्परर की धर्मा बॉडी से फुल पावर का अटैक झेला, क्या उसकी पावर एम्परर रेलम से भी ऊपर हो सकती है? और एमसी फिर से अटैक करते हुए कहता है हेवन एंड स्टार टेक्निक, जिससे कि हेवनली स्टार टेक्निक पूरे अटैक को डबल स्ट्रेंथ के साथ धर्मा बॉडी की ओर वापस भेज देती है। उसे अपनी ओर आता देख जियांग योंकी की धर्मा बॉडी उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन संभाल नहीं पाती और खत्म हो जाती है। इसके कारण जियांग योंकी को भी पुशबैक लगता है, जिससे उसकी इंटरनल बॉडी में चोट लग जाती है और वह पीछे गिरने लगता है। लेकिन तभी उसका साथी उसे संभाल लेता है। जियांग योंकी कहता है अरे यार यह पर्सन निश्चित रूप से कुछ गंदी चाल का यूज कर रहा है, मैं इसे एक्सेप्ट करने से इनकार करता हूँ, मुझे 3 और पंच मारने दो। उसका साथी कहता है ब्रदर जियांग जल्दबाजी मत करो, तुम्हारी बॉडी को पहले से ही चोट लगी है। एमसी सोंग टाई से कहता है चूंकि वह यह काम कर चुका है तो तुम भी क्यों नहीं एक बार ट्राई करते। सोंग टाई कहता है सीनियर हमें माफ करने के लिए धन्यवाद, हम अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। एमसी वहाँ से जाते हुए कहता है तो फिर तुम्हें अलविदा। तभी किंग याओ एमसी से पूछती है मास्टर क्या आपको चोट लगी है? एमसी कहता है चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। इम्प्रेस कहती है वह टेक्निक अभी आपने यूज की थी सच में अमेजिंग है। एमसी उससे कहता है यह इतनी भी स्पेशल नहीं है। इम्प्रेस कहती है आज सिंग डायनेस्टी एम्परर वांग यांग की काइंडनेस की रिली है, मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूँ। हम बाद में इंपीरियल पैलेस में एक बैंक्वेट का आयोजन करेंगे, मुझे होप है कि आप दोनों अपनी प्रेजेंस से हमें सम्मानित करेंगे। एमसी कहता है क्योंकि यह इम्प्रेस का इनविटेशन है इसलिए मैं अस्वीकार नहीं करूँगा। इसके बाद वे तीनों ज्वांजी पवेलियन के पास आ जाते हैं, जहाँ के सारे लोग इम्प्रेस के पास आकर कहते हैं योर मैजेस्टी आप यहाँ। इम्प्रेस उनके लीडर को एमसी का परिचय देती है कि यह स्प्लिट स्वॉर्ड सेक्ट से एम्परर वांग यांग है और जल्द ही उन्हें हमारे ग्रेट सिंग डायनेस्टी के एम्परर के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लीडर कहता है क्या वह एम्परर बनेगा? और वे सभी एमसी के सामने घुटने टेक कर उसे ग्रीट करके कहते हैं हम मैजेस्टी को ग्रीट करते हैं, एम्परर की लाइफ लंबी हो। एमसी सोचता है रुको वास्तव में सोवरेन की पोजीशन क्या है? सिस्टम कहती है होस्ट तुम्हें ग्रेट सेंग डायनेस्टी के लोगों की वर्शिप एक्सेप्ट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हें मेरिट पॉइंट मिलते हैं। यह सुनकर एमसी सिस्टम पर गुस्सा होकर उसे पकड़ लेता है और पूछता है मेरिट पॉइंट्स क्या हैं? क्या तुम मुझे बिना बताए चुपके से किसी तरह का सिस्टम में मिशन जोड़ दिया है? मुझे सच बताओ नहीं तो मैं तुरंत तुम्हें किए गए कॉन्ट्रैक्ट से अनबाइंड हो जाऊंगा। सिस्टम कहती है नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एमसी कहता है स्टूपिड सिस्टम मेरिट पॉइंट्स क्या हैं? रेगुलर कल्टीवेशन वर्ड में यह नहीं है। सिस्टम खुद को उसकी पकड़ से फ्री करते हुए कहती है होस्ट प्लीज शांत हो जाइए, मैं सब कुछ क्लियरली समझा दूंगी। और वह उसकी पकड़ से छूट जाती है। वह बताती है मेरिट पॉइंट्स दूसरों की प्रशंसा और वर्शिप करने के कारण जनरेट होते हैं। अच्छे काम करना, लाइफ को सेव करना या कंट्री को सर्व करना, इन सभी से आपको मेरिट पॉइंट्स मिल सकते हैं। एमसी कहता है तो क्या अच्छा बनना पर्सन को स्ट्रॉन्ग बनाता है? फिर उसे कल्टीवेट करने की क्या जरूरत है? बहुत सारी इच्छाएं गैदर करना इजी नहीं है,
लेकिन किंग और हाई ऑफिशियल जो रिस्पेक्टेड हैं वे शीघ्र ही मेरिट अर्न कर सकते हैं। एक बार जब तुम मेरिट का यूज मेरिट धर्मा बॉडी बनाने के लिए करते हो तो तुम शुरू से ही नेसेंट सोल रेलम के समान पावरफुल हो सकते हो। और वह इम्प्रेस को देखते हुए कहता है, मैं समझता हूँ। इसका अर्थ यह है कि इम्प्रेस मेरिट धर्मा बॉडी के थ्रू कल्टीवेट करती है। सिस्टम कहती है, नहीं, इम्प्रेस एक रेयर डुअल कल्टीवेटर है। उसे अपनी ओर देखता देख इम्प्रेस उससे पूछती है, एम्परर वांग, क्या बात है? क्या आपको कैपिटल पसंद नहीं है? एमसी कहता है, नहीं नहीं, बस पास्ट की कुछ बात याद आ गई थी और कुछ नहीं। और वह सिस्टम को पकड़कर उसके मुंह को बंद कर देता है। सिस्टम सोचती है, इस इम्प्रेस ये लिंगलांग की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और वे कैपिटल में जिधर से निकलते हैं वहाँ के सारे सिटीजन अपने सर को जमीन में रखकर इम्प्रेस को ग्रीट करते हैं और कहते हैं, आपकी उम्र लंबी हो। वहीं एक टकला आदमी एमसी को देखकर खुद से कहता है, क्या यह वही मिस्टीरियस एक्सपर्ट है जिसने कैपिटल को सेव किया है? उसके पास वास्तव में एक इमोर्टल ऑरा है। किंग याओ सोचती है, मास्टर इतने हैंडसम है कि मुझे उनके पास रहना ही होगा, भले ही सिर्फ एक मेड के रूप में ही क्यों न रहना पड़े। इसके बाद वे पैलेस के पास पहुंच जाते हैं जहां इम्प्रेस के मिनिस्टर और सर्वेंट उसे ग्रीट करके उनकी विक्ट्री के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इम्प्रेस उन्हें बताती है, यह सब एम्परर वांग यांग के कारण संभव हो सका। कोई हमारे गेस्ट के मनोरंजन के लिए बैंक्वेट पार्टी की व्यवस्था करे। और वह एक मिनिस्टर से पूछती है, मेरा वेलकम करने के लिए मैंने यहाँ नेशनल एडवाइजर को क्यों नहीं देखा? वह बताता है, इम्प्रेस, नेशनल एडवाइजर नहीं आ सकती। नेशनल डिफेंस एरे की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने अपनी लाइफ पावर का यूज किया। और अब तभी इम्प्रेस उस पर गुस्सा होकर चिल्लाकर कहती है, मुझे पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? अब नेशनल एडवाइजर कहाँ है? वह मिनिस्टर घबराते हुए कहता है, नेशनल एडवाइजर को हेवनली सेक्रेट पवेलियन में वापस भेज दिया गया है। तभी एमसी कहता है, इम्प्रेस, क्यों ना हम पहले नेशनल एडवाइजर के पास चलें? इम्प्रेस कहती है, क्षमा करें, मैंने अभी अपना धैर्य खो दिया, कृपया मुझे माफ करें। इसके बाद सीन हेवनली सेक्रेट पवेलियन पर आता है जहां नेशनल एडवाइजर बेड पर लेटी होती है और वहीं कुछ लोग उसके सामने झुककर ग्रीट करके कहते हैं, मास्टर, आपको चोट नहीं लग सकती। मास्टर, हमें पीछे मत छोड़िए। तभी इम्प्रेस और एमसी वहां आ जाते हैं। इम्प्रेस नेशनल एडवाइजर से कहती है, मास्टर, आपकी डिसाइपल बहुत देर में आई है। और वह उसकी कंडीशन को चेक करने लगती है। नेशनल एडवाइजर कहती है, मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा, मुझे सबके सामने नेशनल एडवाइजर कहा करो। एमसी उसे देखकर सोचता है, इतनी ब्यूटीफुल लेडी इस तरह मरने वाली है, कितने दुख की बात है। नेशनल एडवाइजर एमसी को देखकर उससे कहती है, सीनियर, आपका धन्यवाद लिंगलांग और पूरी डायनेस्टी को बचाने के लिए। एमसी उसे रोककर कहता है, यह कुछ भी नहीं था। तभी इम्प्रेस चिल्लाकर अपने लोगों को ऑर्डर देती है कि जल्दी से जाकर नेशनल एडवाइजर को ठीक करने के लिए इमोर्टल डॉक्टर को बुलाओ। नेशनल एडवाइजर उसे मना करते हुए कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी करंट कंडीशन को केवल अपर इमोर्टल रेलम से 9 साइकिल रिबर्थ पिल ही मुझे बचा सकती है। अपने प्रयासों को मुझ पर वेस्ट मत करो। तभी सिस्टम एमसी को एक पिल देकर कहती है, किसी को ट्रीटमेंट की जरूरत है। होस्ट को एक सुप्रीम ग्रेड की 9 साइकिल रिबर्थ पिल मिलती है और एमसी उस पिल को ले लेता है। वह सोचता है, स्टूपिड सिस्टम, तुम वास्तव में मुझे इस सब में इन्वॉल्व कर रहे हो। क्या मुझे यह पिल रखनी चाहिए या अभी एक लाइफ को सेव करना चाहिए? और वह उस पिल को इम्प्रेस को देते हुए कहता है, इम्प्रेस, दुखी मत होइए, मेरे पास 9 साइकिल रिबर्थ पिल है। वह सोचता है, किसी की लाइफ बचाना सबसे पहले आता है। अगर ऐसी ब्यूटी मर जाए तो यह शर्म की बात होगी। उस पिल को देता देख वहाँ बैठे दोनों पर्सन शॉक हो जाते हैं। और जब उस पिल को इम्प्रेस लेती है तो कहती है, यह बहुत प्रीसियस है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ एम्परर वांग यांग। धन्यवाद इमोर्टल लॉर्ड। मास्टर अब बच जाएंगी। वहाँ बैठे दोनों पर्सन कहते हैं, मास्टर को अब कुछ नहीं होगा, अब वे सेफ हैं। और इम्प्रेस उस पिल को लेकर अपनी मास्टर को दे देती है, जिसे लेने के बाद उसकी बॉडी से एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है जिससे वह वहीं ब्रेक थ्रू कर लेती है। और हम देखते हैं कि वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके असर को देखकर इम्प्रेस और एमसी पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। एमसी सोचता है, इस 9 साइकिल रिबर्थ बिल के भी विशेष प्रभाव हैं। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि यह केवल अपर इमोर्टल रेलम में ही पाई जाती है। इम्प्रेस कहती है, मास्टर, क्या आपने एक नए रेलम में ब्रेक थ्रू किया है?
और नेशनल एडवाइजर एमसी के पास जाकर उसे ग्रीट करके कहती है, सीनियर द्वारा दी गई पिल के कारण न केवल मेरी चोटें ठीक हो गईं, बल्कि मैं इमोर्टल किंग रैलम के मिडिल स्टेज पर पहुंच गई। एमसी कहता है, यह एक नॉर्मल बात है, इसमें मेंशन करने लायक कोई बात नहीं है। तभी एक मिनिस्टर आकर इम्प्रेस को बताता है, इम्प्रेस बैंक्वेट रेडी है। इम्प्रेस कहती है, इम्परर वांग यांग कृपया हमें चलकर ज्वाइन कीजिए। एमसी कहता है, ओके, मैं मना नहीं करूंगा। इसके बाद वे चारों बैंक्वेट हॉल में पहुंच जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। तभी दो सर्वेंट वाइन के एक बड़े से कॉल्ड्रॉन को लेकर आते हैं और उन्हें सर्व करने लगते हैं। वाइन को देखकर एमसी सोचता है, मैंने ट्रांसमाइग्रेशन के बाद से कभी वाइन नहीं पी है, मुझे आश्चर्य है कि यह कितनी स्ट्रांग होगी। सिस्टम एमसी से कहती है, पता चला है कि होस्ट वाइन पीने वाला है और उसे तुरंत इंपीरियल ग्रेड टेक्निक वाइन QI ड्रैगन टेक्निक दी जा रही है। यह सुनकर एमसी सिस्टम विंडो पर इसके बारे में देखने लगता है, जहां इसके बारे में होता है कि जो वाइन QI ड्रैगन टेक्निक है वह वाइन मेडिसिन या पॉइजन को ट्रू QI में कन्वर्ट करती है। इससे बॉडी की रिएक्शन स्पीड में बहुत वृद्धि होती है। उसे देखकर एमसी खुश हो जाता है और सोचता है, हाँ, अब मैं किसी भी चिंता के कुछ भी खा पी सकता हूँ। तभी इम्प्रेस वाइन के कप को ऊपर करके कहती है, वाइन का यह फर्स्ट कप मेरे और हेवनली सेक्रेट पवेलियन की ओर से, जिसमें मैं इम्परर वांग यांग को उस पिल के लिए धन्यवाद देती हूँ जिसने नेशनल एडवाइजर की जान बचाई थी। और वे उस वाइन को पीने लगते हैं। इम्प्रेस दूसरा कप भरकर कहती है, मैं ग्रेट सेंग डायनेस्टी के प्रत्येक सिटीजन की ओर से पी रही हूँ ताकि डायनेस्टी को बचाने के लिए इम्परर वांग यांग को धन्यवाद दे सकूं। और इम्परर वांग यांग के लिए वहाँ खड़े सभी यस करते हैं। इसके बाद वह तीसरे कप को करके कहती है, वाइन के इस तीसरे कप के साथ मैं एक बार फिर इम्परर को टोस्ट करती हूँ। अब से आप हमारे ग्रेट सिंग डायनेस्टी के इम्परर होंगे। जिसे सुनकर वहाँ आए सारे मिनिस्टर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या इम्परर, क्या इसका मतलब है? यह तो बहुत अचानक हुआ। इसके साथ ग्रेट सिंग डायनेस्टी के पास 2 इम्परर रैलम के एक्सपर्ट होंगे जो फ्यूचर में हम पर नजर डालने का साहस करेंगे। इम्प्रेस चिल्लाकर कहती है, चुप रहो, मैं अपने नेशनल एडवाइजर से इम्परर वांग यांग के साथ मेरे मैरिज के लिए एक अच्छी तारीख को सेलेक्ट करवाऊंगी। तभी क्विंग इम्प्रेस को ग्रीट करके कहती है, योर मैजेस्टी, यह एक बड़ा इवेंट है, इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। इम्प्रेस कहती है, मैंने हेवन की कसम ली है कि मैं किसी और से नहीं बल्कि इम्परर वांग से मैरिज करूंगी। फिर तुम्हें एकमात्र जूनियर को विरोध करने का क्या अधिकार है? क्विंग मन ही मन गुस्सा होकर कहती है, मैं आपको एंसेस्ट्रल मास्टर से मैरिज का विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैरिज के लिए प्रॉपर रिचुअल और सेरेमनीज की आवश्यकता होती है। यदि ग्रेट सेंग डायनेस्टी सब कुछ हैंडल करता है तो क्या ऐसा नहीं लगेगा कि स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट अपने एंसेस्ट्रल मास्टर को निगलेक्ट कर रहा है? और वे दोनों एक दूसरे को घूरने लगती है। उन्हें देखकर एमसी सोचता है, 2 ब्यूटीज को अर्ग करते देखना काफी फनी है, यह यात्रा इसके लायक थी। तभी सिस्टम एमसी के पास आकर कहती है, पता चला है कि होस्ट की मैरिज होने वाली है, इसलिए होस्ट को एक स्पेशल मैरिज रिवार्ड दिया जाता है। एमसी उससे कहता है, चुप रहो, अभी तो मैरिज भी कंफर्म नहीं हुई, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? तभी एक सोल्जर वहां आकर इम्प्रेस को बताता है कि ग्रेट एक्सपर्ट सेंग डायनेस्टी में आया है। यह न्यूज सुनकर ज़ुआन्यू एम्पायर के लेफ्ट मिनिस्टर किन वेनियान एक मीटिंग के लिए आए हैं। यह सुनकर इम्प्रेस शॉक होकर कहती है, क्या लेफ्ट मिनिस्टर किन वेनियान, वह यहाँ क्यों है? मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वे लेफ्ट मिनिस्टर किन वेनियान को भी भेजेंगे। ऐसा लगता है जैसे हेवन ही सेंग डायनेस्टी के खिलाफ है। एमसी पूछता है, आखिर यह लेफ्ट मिनिस्टर किन वेनियान कौन है? नेशनल एडवाइजर बताती है, ज़ुआन्यू एम्पायर 1000 साल तक चला। प्रेजेंट में उनके पास 1 इम्परर, 2 मिनिस्टर और 4 जनरल हैं। कुल मिलाकर 7 इम्परर रैलम के एक्सपर्ट। यह किन वेनियान 2 मिनिस्टर्स में से एक है, लेफ्ट मिनिस्टर। एमसी कहता है, चूंकि वह इम्परर रैलम पर ही है तो आप सब इतने घबराए हुए क्यों हैं? इम्प्रेस कहती है, यह मिनिस्टर किन वेनियान अपनी पावर के कारण डरावना नहीं है, लेकिन क्योंकि वह ज़ुआन्यू एम्पायर के लिए एक रणनीतिकार है। वह योजना बनाने में माहिर है, उसकी योजनाएं कभी फ्लॉप नहीं होती। वह अपने एक थॉट से नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है या उन्हें सेव कर सकता है। एमसी कहता है, सिस्टम, यह किन वेनियान किस रैलम में है? सिस्टम कहती है, मुझे खेद है होस्ट, वह पता लगाने की सीमा के भीतर नहीं है, मैं एग्जैक्ट जानकारी नहीं दे सकती हूँ।
एमसी कहता है तो अभी पीछे हट जाओ, मुझे यकीन है कि हम जल्द ही किन वेनियान से मिलेंगे। सिस्टम कहती है मैं समझ गई होस्ट, क्या यह एक्सपर्ट शायद मुझसे मिलना नहीं चाहता, या फिर आप सोचते हैं मैं आपसे नीचे हूँ। इम्प्रेस एमसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है इम्परर वांग यांग कृपया जल्दी से चले जाइए अब और ग्रेट सिंह डायनेस्टी के अफेयर्स में मत उलझिए। मुझे डर है कि आज का कर्ज मैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में ही चुका पाऊंगी। नेशनल एडवाइजर इम्प्रेस से कहती है योर मैजेस्टी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यदि आप उनकी विशेष पूरी करेंगी तो डायनेस्टी के लाखों सिटीजन्स दुख की अंतहीन खाई में गिर जाएंगे। किंग याओ कहती है मास्टर इस जुआन्यू एम्पायर के साथ वास्तव में विश्वासघात नहीं किया जा सकता, हम स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट की ओर वापस क्यों नहीं लौटते। एमसी कहता है मैंने अभी मुश्किल से 2 ड्रिंक्स पिए हैं और कोई यहाँ परेशानी खड़ी करने के लिए आ गया, यह मेरे लिए बहुत बुरा है। और वह इम्प्रेस से पूछता है इम्प्रेस मैं क्यों नहीं रुक सकता। तभी नेशनल एडवाइजर एमसी के पास झुककर कहती है सीनियर वांग यांग सभी के लिए दया रखते हैं, हमारी डायनेस्टी एक बड़े संकट में है। सीनियर की उदारता यूनिक है, सचमुच यह डायनेस्टी और उसके लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है। और वहाँ उपस्थित सभी एमसी के सामने झुककर उसे रिस्पेक्ट शो करने लगते हैं। एमसी सोचता है अरे मैं बहुत स्लो था, गु लिनियो ने स्पॉटलाइट चुरा ली। तभी इम्प्रेस कहती है इम्परर वांग यांग डायनेस्टी के रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, आप उन्हें हमारे लिए लड़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। एमसी कहता है इम्प्रेस नाराज मत होइए, एकमात्र लेफ्ट मिनिस्टर मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इम्प्रेस कहती है यह एक एहसान कुछ ऐसा है जिसका बदला हम कभी नहीं चुका सकते, हम केवल इम्परर वांग की विक्ट्री के बाद वापस आने का शांतिपूर्वक वेट कर सकते हैं। इसके बाद हम कैपिटल के बाहर देखते हैं जहाँ पर बेनियान होता है। वह अपने हाथ में अटैक तैयार करते हुए कहता है ऐसा लगता है कि ग्रेट सेंग डायनेस्टी शांतिपूर्ण टोस्ट के बजाय दंड पाकर वाइन को पीना पसंद करती है। और वह उस टेक्निक को देखकर कहता है मेरा यह आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट हारमोनी थंडर ब्लास्ट है। तभी वहाँ हमारा एमसी आकर उससे कहता है सीनियर कृपया रुकें, और वेनियान उस ओर देखने लगता है। वह कहता है क्या तुम ही हो वह इम्परर वांग यांग। एमसी कहता है मैं तो बस यहाँ वहाँ घूमने वाला कल्टीवेटर हूँ, लेफ्ट मिनिस्टर का अटेंशन लेना तो मैं डिजर्व नहीं करता। वेनियान सोचता है उसने एक ही बार में जियांग योंग की धर्मा बॉडी को नष्ट कर दिया, फिर भी वह बहुत पोलाइट हो रहा है, स्पष्टता उसे अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता। वह कहता है सर वांग वास्तव में पोलाइट हैं, यदि तुम हमारे जुआन्यू एम्पायर में आते हो तो तुम्हारी पोजीशन मुझसे कम नहीं होगी। एमसी कहता है मैं तो माउंटेन से आया एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं हाई पोजीशन और वेल्थ डिजर्व नहीं करता। सीनियर वेनियान एक रीजनेबल पर्सन के रूप में मुझे आपको एडवाइस देने की अनुमति दीजिए। जुआन्यू एम्पायर और ग्रेट सेंग डायनेस्टी को अपने संबंधों को नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। वेनियान कहता है इम्प्रेस ये लिंगलांग ने 6 नेशन पर विजय प्राप्त करने में बहुत अधिक हत्याएं की हैं, हम केवल न्याय की रक्षा कर रहे हैं। एमसी कहता है यद्यपि 6 नेशन को एकजुट करने का कार्य फोर्सफुली किया गया था, फिर भी तब से वहाँ शांति बनी हुई है, यह एक महान सद्गुण है। वेनियान कहता है ब्रदर वांग काफी चालाक हैं, लेकिन आज मैं किन वेनियान ऑर्डर के तहत यहाँ आया हूँ और मुझे ये लिंगलांग को वापस ले जाना है। एमसी कहता है मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ सर किन वेनियान, आइए आज हम अपनी कन्वर्सेशन को एंजॉय करें और कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें। वेनियान कहता है ब्रदर वांग नेशन के बीच कन्फ्लिक्ट को रोका नहीं जा सकता, या क्या आपके मन में अन्य उपाय है। एमसी कहता है एक जेंटलमैन की लड़ाई हमेशा हमेशा स्वॉर्ड से ही नहीं जीती जा सकती, उसे शब्दों से भी जीता जा सकता है। वेनियान कहता है ओ ये शब्दों की लड़ाई है, लेकिन अगर मैं जीत भी जाऊं तो यह मत कहना कि मैं गलत हूं। एमसी सोचता है अगर तुम मेरे साथ कल्चरल डुएल करोगे तो मैं तुम्हें हराने के लिए अर्थ की सभी पोएम्स का यूज करूंगा। तभी वेनियान अपनी पावर से वहां एक बोर्ड अपीयर कर देता है और कहता है चलो इसे एक शर्त बनाते हैं, यदि तुम जीतते हो तो ये लिंगलांग के साथ हम कुछ नहीं करेंगे। उस बोर्ड को देखकर एमसी शॉक हो जाता है और सोचता है एक मिनट रुको, वह नीमो से नहीं खेल रहा, मैं तो यह भी नहीं जानता कि मैं इसे कैसे खेलूंगा। तभी सिस्टम उसके पास आकर कहती है सिस्टम ने पता लगाया है कि होस्ट गो खेलने की तैयारी कर रहा है, अल्फागो सिस्टम एक्टिवेट किया जा रहा है। एमसी कहता है रुको स्टूपिड सिस्टम, क्या यह अल्फागो वही गो प्लेइंग एआई है जो अर्थ से आया है।
सिस्टम बताती है यह ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपग्रेड वर्जन है। यह वर्ल्ड के प्रो प्लेयर के खिलाफ 3 स्टोन हैंडीकैप के साथ भी जीता जा सकता है। यह सुनकर एमसी खुश होकर कहता है 3 स्टोन हैंडीकैप, तो मेरी गो प्ले करने की स्किल इस वर्ल्ड में सबसे अच्छी हो सकती है। और एमसी वेनियान से कहता है अगर ऐसा है तो मैं आपकी शर्त को एक्सेप्ट करता हूँ सर वेनियान, कृपया अपना मूव चले। वेनियान कहता है ब्रदर वांग, क्या तुम सचमुच मुझे पहला मूव चलने दे रहे हो? एमसी कहता है किसने कहा कि यह सिर्फ पहला मूव है, मैं तुम्हें 2 मूव दूंगा। जो सुनकर वेनियान शॉक हो जाता है और कहता है ब्रदर वांग, क्या आप मेरा अपमान कर रहे हैं? मेरी स्किल्स पूरे नेशन में फेमस हैं। एमसी कसम लेते हुए कहता है एक जेंटलमैन का प्रॉमिस वापस नहीं लिया जा सकता। अगर सर वेनियान जीतते हैं तो कोई भी सजा स्वीकार करने को मैं तैयार हूँ। वेनियान अपनी स्वॉर्ड को दिखाकर कहता है अगर मैं हार गया तो यह मोयुन तियानजू स्वॉर्ड आपकी हो जाएगी और मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम गेम का डेटा लोड करने लगता है, जहाँ ब्लैक स्टोन के पास 24 मूव्स जीतने की परसेंटेज 39, वहीं व्हाइट स्टोन के पास कुछ नहीं होता। एमसी सोचता है यह सिस्टम वास्तव में स्मार्ट है, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ उस पर पूरी तरह से हावी हो सकता हूँ। वहीं कैपिटल में नीचे खड़े हुए लोग उनको देखकर कहते हैं क्या लॉर्ड लेफ्ट मिनिस्टर वेनियान के खिलाफ खेल रहे हैं? यह जीतना असंभव है। वास्तव में वेनियान ने एक बार जुआन्यू डायनेस्टी के 18 नेशन मास्टर को अकेले एक ही बार में हराया था। उसकी स्किल टेरिफाइंग है। इम्प्रेस उन पर गुस्सा होकर कहती है बहुत हो गई बात, एम्परर वांग अवश्य ही जीतेंगे। किंग याओ कहती है मास्टर गो भी खेल सकते हैं, उनके पास बहुत से हिडन टैलेंट हैं। नेशनल एडवाइजर कहती है एक टॉप लेवल प्लेयर के खिलाफ 2 स्टेप हैंडीकैप, यह कभी नहीं सुना, आशा है कि कुछ गलत ना हो। वहीं वेनियान सोचता है वह हर बार एकदम वही मूव चल रहा है, यह इनक्रेडिबल है। एमसी अपने व्हाइट स्टोन से मूव चलते हुए सोचता है हाहा, जैसा कि रूमर्स हैं यह सच में डोमिनेटिंग है, यहाँ तक कि मेरा जैसा नौसिखिया भी आसानी से एक्सपर्ट पर हावी हो सकता है। उसे देखकर वेनियान घबराने लगता है और सोचता है 2 स्टोन की बाधा के बावजूद भी मैं अभी भी नुकसान में हूँ। वांग यांग की स्किल वास्तव में अतुलनीय है। वहीं नीचे खड़े हुए लोग कहते हैं मिनिस्टर वेनियान ने संकेत क्यों नहीं दिया, क्या वह इस खेल में फंस गए हैं? उनके पास कोई योजना अवश्य होगी, चलो वेट करते हैं और देखते हैं। वेनियान सोचता है क्यों वह मेरी हर हरकत पर नजर रखता है और वह चिंता में होता है। वह एमसी को देखकर अपने मन में कहता है क्यों उसका फोकस गेम पर नहीं है, क्या उसने मेरे बैकअप प्लान को नोटिस कर लिया है। तभी एमसी फाइनल मूव करते हुए कहता है सर वेनियान, गेम खत्म हो गया, गेम के लिए आपका धन्यवाद। वेनियान घबराते हुए कहता है असंभव, यह असंभव है, 2 स्टोन की बाधा के साथ मैं अभी भी हार गया। गेम हारने का उसे ज्यादा बड़ा सदमा लगता है, जिससे वह खून की उल्टी कर देता है और कहता है यह नहीं हो सकता, मैं नहीं हार सकता। उसे देखकर एमसी सोचता है यह सिर्फ एक गेम है, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है। और वह मन ही मन कहता है ब्रदर यह एक गेम था, तुम्हें ज्यादा ड्रामेटिक नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ सिस्टम आकर एमसी से कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, खेल के दौरान वेनियान की सोल डैमेज हो गई और उसकी कल्टीवेशन खत्म हो गई, वह अब केवल इमोर्टल किंग रैलम में है। एमसी कहता है तुम कुछ अलग क्यों लग रही हो? सिस्टम कहती है लगता है कि आज सिस्टम में कोई बग है, इसलिए तुम्हें रिवार्ड नहीं मिल सकता। एमसी कहता है सिस्टम, क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मारना चाहती हो? तुम्हारे अंदर बग कैसे हो सकता है? इसके बाद वह वेनियान को ग्रीट करके कहता है ब्रदर वेनियान, गेम के लिए धन्यवाद। तभी एमसी के पीछे से 2 जनरल, जिनमें एक पहला सॉन्ग टाई होता है, वे दोनों अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। पहले वाले के पास ब्लेजिंग फरी एक्स होती है जिससे ग्रीन फ्लेम निकल रही होती है, वहीं सॉन्ग टाई के पास उसका स्पीयर होता है जो कि मिट्टी और स्पीयर टेक्निक से अटैक कर रहा होता है। लेकिन उन्हें एमसी अपनी ओर आता हुआ देख लेता है और हम देखते हैं वे दोनों एमसी पर अटैक कर देते हैं, जिससे वहां एक पावरफुल ब्लास्ट होता है। लेकिन एमसी ने अपने चारों ओर हेवन एंड स्टार टेक्निक से शील्ड बना ली होती है जो कि उनके अटैक को एब्जॉर्ब कर लेती है। पहला वाला जनरल कहता है जैसा कि अपेक्षित था, एक प्रोटेक्शन शील्ड। ओल्ड सॉन्ग, चलो दूसरे एंगल से अटैक करते हैं। सॉन्ग कहता है समझ गया, माफी चाहता हूँ सर
वांग यांग। इसी के साथ वे फिर से एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। एमसी कहता है क्योंकि तुम दोनों मरना चाहते हो, और वह अपनी शील्ड को उनकी ओर कर देता है, जिससे उनके अटैक शील्ड में लगकर फिर से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यह देखकर पहला वाला जनरल कहता है यह कैसे संभव हो सकता है। उन्हें बार बार अटैक करता देख मिनिस्टर वेन यान उनसे कहता है बस बहुत हुआ, तुम दोनों अब रुक जाओ। और वह एमसी से माफी मांगकर कहता है मैंने पहले खुद को बहुत अंडरएस्टिमेट कर लिया था सर वांग यांग, मुझे कृपा पूर्वक सिखाने के लिए आपका धन्यवाद। हम अपने वादे का सम्मान करेंगे। एमसी कहता है अलविदा, हमें विदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला वाला जनरल कहता है लेफ्ट मिनिस्टर, आप मैजेस्टी के लिए इस खतरे को समाप्त करने में मदद करने के लिए पहले शामिल क्यों नहीं हुए। मिनिस्टर कहता है वह वांग यांग अथाह है, उसकी गो खेलने की स्किल्स रणनीति के दाव के दायरे तक पहुंच गई है। पहला वाला जनरल गुस्सा होकर कहता है तो क्या हुआ अगर वह अच्छा खेलता है, इसमें बड़ी बात क्या है। मिनिस्टर वेन यान कहता है वांग यांग किसी हेवनली दाव सेज के रैलम में हो सकता है, तुमने इसके बारे में क्या सोचा था। जिसे सुनकर वह शॉक हो जाता है और कहता है हेवनली दाव सेज के रैलम में यह इम्पॉसिबल है। मिनिस्टर वेन यान कहता है मैं मैजेस्टी को एडवाइस दूंगा कि वे ग्रेट सेंग डायनेस्टी को और अधिक न उकसाएं, अन्यथा परिणाम भयावह हो सकते हैं। वहीं सिस्टम एमसी से कहती है यह बाहर आने वाला है। एमसी उसे देखकर सोचता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा पेट खराब है। तभी सिस्टम एक बड़े से स्टोन को अपीयर करके खुश होकर कहती है फाइनली ये अंत में रिफाइन हो गया। एमसी उस स्टोन को टच करके कहता है यह किस तरह का स्टोन है, ज्यादा नहीं दिखता। सिस्टम बताती है यह एक हेवनली दाव का अंश है। कोई भी कल्टीवेटर कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, हेवनली दाव अंश को समझे बिना वह हेवनली दाव सेज नहीं बन सकता। इसके बाद एमसी उसी स्टोन को पकड़कर उसके सार को समझने लगता है। इससे उसके चारों ओर काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे फील करके एक ओल्ड मैन जो केव में बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है शॉक हो जाता है। वह कहता है यह ऑरा, क्या यह हेवनली दाव का अंश हो सकता है। ग्रेट दाव के लिए लड़ाई अभी भी शुरू नहीं हुई, एक हेवनली दाव का अंश कैसे अपीयर हो सकता है। और एक पैलेस पर दूसरा ओल्ड मैन फील करके कहता है एक हेवनली दाव के अंश का अपीयर होना, ऐसा लगता है कि दुनिया केओस की ओर बढ़ रही है। वहीं बैठी एक लेडी कहती है मुझे आश्चर्य है कि इस हेवनली दाव के अंश का मास्टर कौन होगा। यह विनम्र व्यक्ति इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा है। एक और जगह दो पर्सन को देखते हैं जो एमसी की ऑरा को फील करके उनमें से पहला दूसरे से कहता है यह सब कुछ आपने ही सेट किया है ना। दूसरा कहता है हेवनली दाव का अंश ही सेज बनने का एकमात्र वे है, मैं इसे कैसे गिव अप कर सकता हूँ। इसके बाद हम एमसी को देखते हैं जो अपने कॉन्शियस सी में आ जाता है। उस जगह को देखकर वह शॉक होकर कहता है यह प्लेस कौन सा है। सिस्टम बताती है होस्ट, यह आपके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के भीतर हेवनली दाव एल्टर है। और वह एक और इशारा करके कहती है हेवनली दाव की पावर को एक्टिवेट करने के लिए उस स्टोन को तुम्हें उसके सेंटर डिस्क में रखना होगा। और एमसी अपनी पावर का यूज करके उसे सेंटर में रखने लगता है, जो थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाता है, जिससे वहाँ बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम रिलीज होती है और एमसी का लेवल अप होने लगता है। वह एम्परर रैलम के थर्ड स्टेज फिर फोर्थ स्टेज में यहाँ आकर रुक जाता है और उसे रणनीति का दाव 9 रैंक की हिडन विजडम मिलती है, जिसे फील करके वह सोचता है न केवल मेरे रैलम में इम्प्रूवमेंट हुई बल्कि मैंने एक नया हेवनली दाव लेवल भी प्राप्त कर लिया। और वह सिस्टम विंडो को चेक करता है जहाँ वह 9th रैंक की हिडन विजडम को चेक कर रहा होता है। उसमें लिखा होता है 3 ब्लैक और 3 व्हाइट स्टोन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक का यूज करने पर एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलती है। एमसी कहता है स्टोन के यूज से क्या लाभ है, क्या यह आउटर यूज के लिए है या इनर यूज के लिए, थोड़ा समझाओ। सिस्टम बताती है होस्ट, यह ना तो इनर और ना ही आउटर यूज के लिए है। अब जब आप एक गेम मास्टर हैं तो आप इन स्टोन का यूज दूसरों की हेल्प करने या बाधा डालने के लिए कर सकते हैं। एमसी कहता है गेम मास्टर, यह टाइटल काफी इम्प्रेसिव है। सिस्टम कहती है गेम मास्टर दुनिया को अपने बोर्ड के रूप में यूज करता है, सभी क्रीचर्स को टुकड़ों के रूप में, सब कुछ उनकी पकड़ में है। एमसी कहता है रुको रुको, बस मुझे मुख्य बात बताओ, क्या मेरे पास गो खेलने के अलावा कोई और पावर है। सिस्टम कहती है करंट में होस्ट आप सेम रैलम में इनेमीज की सप्रेशन टेक्निक से इम्यून है और आप एम्परर रैलम के सप्रेशन को भी निरस्त कर सकते हैं। एमसी कहता है नोवेल्स में प्रोटैगनिस्ट हमेशा विभिन्न रैलम में अपने अपोनेंट्स को मारते हैं, लेकिन मेरी एबिलिटी तो बहुत वीक है। इसके बाद वह इम्प्रेस के पास जाने लगता है। इम्प्रेस एमसी के पास आकर उससे कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपका गो खेलने का कौशल इतना शानदार होगा हस्बैंड, यह वाकई आंखें खोलने वाली बात है।
एमसी कहता है कि वेनियान का दाव हार्ट गो मैच हारने के कारण टूट गया था। उसका रेलम इमोर्टल रेलम तक आ गया। वह कुछ समय के लिए ग्रेट सिंह डायनेस्टी को परेशान नहीं करेगा। वहीं पीछे खड़े लोग एमसी को ग्रीट करके उसके लिए लंबी लाइफ के लिए विश करते हैं। इम्प्रेस उनसे कहती है जल्दी करो और वाइन लाओ, हमारे लॉर्ड की विक्ट्री हुई है और उनके वापस आने पर हम टोस्ट करेंगे। तभी एमसी उसी व्हाइट स्टोन जो उसे अभी मिले थे उनमें से एक का यूज करके प्रोटेक्शन एरे को ठीक कर देता है, जिससे उसके क्रैक्स भरने लगते हैं। सिस्टम एमसी को एक टेक्निक देते हुए कहती है होस्ट को कॉन्ग्रेचुलेशन, इंपीरियल प्रोटेक्शन एरे को इम्प्रूव करने और इसके साथ एक कनेक्शन स्थापित करने के लिए सिस्टम ने होस्ट को रिवार्ड दिया है एक सेक्रेट ग्रेड की स्वॉर्ड टेक्निक जिसका नाम हेवन की 9th रिवोल्यूशन स्वॉर्ड है। प्रोटेक्शन एरे को देखकर नेशनल एडवाइजर कहती है क्या हो रहा है, इंपीरियल प्रोटेक्शन एरे ऐसा क्यों दिख रही है। अपने यूज किए हुए स्टोन को वर्क करता देख एमसी सोचता है तो यह है कि व्हाइट स्टोन कैसे वर्क करते हैं। वे सभी प्राणियों को टुकड़ों में बदल सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि मैं दूसरों को कंट्रोल कर सकता हूँ। और वह इमेजिन करता है कि इससे मैं इम्प्रेस को कंट्रोल करके एक स्वॉर्ड आउटफिट पहनने को कहूंगा जिसे पहनकर वह और भी ब्यूटीफुल लगेगी और वह मुझसे कहेगी हस्बैंड यह आउटफिट यह बहुत शर्मनाक है। इसके बाद वह नेशनल एडवाइजर से कहता है शांत रहिए, मैंने अभी अभी प्रोटेक्शन एरे में थोड़ा सा अपग्रेड किया है। अब से जब तक कोई सुप्रीम रैलम का एक्सपर्ट नहीं आता यह एरे सभी बाहरी इनेमी से रक्षा करेगी। नेशनल एडवाइजर सोचती है इंपीरियल प्रोटेक्शन एरे सचमुच मजबूत हो गई है। सीनियर वांग यांग सचमुच पावरफुल हैं। वहीं खड़े मिनिस्टर कहते हैं हमारे लॉर्ड इनक्रेडिबल हैं, वह शायद पहले ही सुप्रीम कल्टीवेटर तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमारा सीन ज़ुआनियू एम्पायर के पैलेस में आता है जहां ज़ुआनियू एम्परर कहता है किसने सोचा होगा कि इतना कैलकुलेट करने वाला लेफ्ट मिनिस्टर भी मिस कैलकुलेट कर सकता है। वहीं खड़ा एक पर्सन एम्परर को ग्रीट करके कहता है वांग यांग नाम का पावरफुल एक्सपर्ट जिसे इम्प्रेस ये लिंगलांग ने इनवाइट किया था उसमें अनलिमिटेड पावर है। मुझे आशा है कि योर मजेस्टी ग्रेट सिंह डायनेस्टी के खिलाफ कार्रवाई को टेम्परेरी रोक देंगे। ज़ुआनियू एम्परर गुस्सा होकर कहता है केवल सिंह डायनेस्टी और वे इसे हैंडल भी नहीं कर सकते। वास्तव में बेकार मूर्खों का एक समूह। जाओ और राइट मिनिस्टर को बुलाओ, उसे सीधे ग्रेट सिंह डायनेस्टी को फ्लैट करने दो। वह पर्सन कहता है मजेस्टी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नॉर्दर्न अभियान के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। कृपया एक पल के गुस्से के कारण एम्पायर की महान योजनाओं को डेंजर में न डालने दें। ज़ुआनियू एम्परर कहता है अभी ये लिंगलांग को पकड़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। अगर हम उसे फिर से पकड़ने में फेल रहे तो मैं पर्सनली पूरे एम्पायर को युद्ध में ले जाऊंगा और सिंह डायनेस्टी को मिटा दूंगा। इसके बाद हमारा सीन एमसी पर आता है जहां सभी उसे ग्रीट करके कहते हैं डायनेस्टी के एम्परर पावरफुल और बुद्धिमान हैं जिन्होंने सिंगल मूव से गो प्लेइंग में लेफ्ट मिनिस्टर को हराया। उनकी पावर से एनेमीज डर के रिट्रीट कर लेते हैं। एम्परर की डिवाइन पावर अनपैरेलल है, उन्होंने लगातार ज़ुआनियू एम्पायर के एलाइट ट्रूप्स को हराया। वहीं नेशनल एडवाइजर कहती है योर मजेस्टी और एम्परर मैंने अभी अभी गणना की है कि अब से 5 दिन बाद मैरिज के लिए सही दिन होगा। मेरा सुझाव है कि मैरिज की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दी जाए। इम्प्रेस कहती है मास्टर क्या यह अरेंजमेंट थोड़ी जल्दबाजी में नहीं की गई है। ऐसे बड़े मामले पर पहले एम्परर वांग से उनकी एडवाइस लेनी चाहिए। एमसी सोचता है एक तरफ मैं अच्छे होने का रोल करता हूँ वहीं दूसरी तरफ बुरे होने का, क्या मेरे पास अब भी मना करने का साहस है। और वह कहता है जहाँ तक इस मैरिज की बात है क्या आप मुझे स्पिरिट स्वॉर्ड्स एक्ट में लौटने और कुछ प्रिपरेशन करने की अनुमति दे सकती हैं। इम्प्रेस कहती है माय लॉर्ड मैरिज से रिलेटेड सभी मैटर्स को मास्टर को सौंप दिया जा सकता है, आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहती है नेशनल एडवाइजर और योर मेजेस्टी भले ही ग्रेट सिंह डायनेस्टी इस तरफ सब कुछ संभालता है फिर भी एंसेस्ट्रल मास्टर को डोरी और वेडिंग प्रोसेसन तैयार करने के लिए वापस सेक्ट में जाना ही होगा, है ना। इम्प्रेस कहती है जूनियर तुम सही हो, जैसा कि लॉर्ड ने अभी बताया है यह वास्तव में स्पिरिट स्वॉर्ड सेक्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट बात है और इसके लिए वास्तव में प्रॉपर प्रिपरेशन की जरूरत है। और वह नेशनल एडवाइजर से कहती है मैं बस इस बात से थोड़ा चिंतित हूँ कि स्पिरिट स्वॉर्ड सेक्ट के रीति रिवाज हमारे ग्रेट सिंह डायनेस्टी से डिफरेंट हो सकते हैं जिससे तैयारी के दौरान कुछ टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नेशनल एडवाइजर इम्प्रेस से पूछती है
क्योंकि मजेस्टी स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट में लौट रहे हैं। क्या मुझे उनके साथ जाने की अनुमति दी जा सकती है? मैं सेंग डायनेस्टी की नेशनल एडवाइजर हूँ और वेडिंग के प्रोसेस और उससे रिलेटेड सभी मामले से पूरी तरह परिचित हूँ। एमसी सोचता है, यह मेरी पहली मैरिज है और यहाँ आने के बाद मैंने इस प्रोसेस का अध्ययन भी नहीं किया है। मुझे लगता है कि इसे अनुभवी विशेषज्ञों को सौंपना बेहतर है। वह कहता है, क्योंकि बात ऐसी है तो नेशनल एडवाइजर कृपया हमारे साथ सेक्ट में चलिए। इसके बाद वे सेक्ट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ इम्प्रेस एमसी से कहती है, माय लॉर्ड, मैं आपसे अलग होने में थोड़ा अनिच्छुक हूँ। मैं वास्तव में चाहती हूँ कि मैं आपके साथ स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट तक वापस जा सकूं। एमसी हंसते हुए कहता है, इसमें हिचकिचाने वाली क्या बात है? 5 दिन में मैं तुमसे मैरिज करके तुम्हें अपने घर ले आऊंगा। इम्प्रेस कहती है, दरअसल मैं अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। एमसी पूछता है, तुम क्यों तैयार नहीं हो? और वह उसके पास जाकर कहता है, क्या ऐसा है कि तुम मेरी ब्राइड बनने के लिए तैयार नहीं हो? क्या तुम मेरे बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं हो? इससे इम्प्रेस ब्लश करने लगती है और उस पर गुस्सा होकर कहती है, तुम बहुत एनोइंग हो, तुम्हें देर हो रही है, चलो जल्दी करो। इसके बाद वे डायनेस्टी से बाहर जाने लगते हैं। नेशनल एडवाइजर सोचती है, यह इंपीरियल कैरेज सचमुच प्रभावशाली है। एनएसटी के लॉर्ड सच में एक डिवाइन पर्सन है, यहाँ तक कि एक सुप्रीम रूलर के पास भी इतना शानदार कैरेज नहीं होगा। यह इम्परर वांग, डायनेस्टी के लॉर्ड वास्तव में कौन है? और वह एमसी से कहती है, सीनियर, मैं कुछ क्यूरियस हूँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप किस सेक्रेट प्लेस से हैं? एमसी सिस्टम से पूछता है, ओके सिस्टम, तो मुझे बताओ कि यह सेक्रेट प्लेस इस वर्ल्ड में क्या है? सिस्टम को सोचकर जवाब देती है, मास्टर, आपने सही पर्सन से पूछा है। इस वर्ल्ड में 10 ग्रेट सेक्रेट प्लेस हैं। वे हैं जाई सेक्रेट प्लेस, जुआनटियान सेक्रेट प्लेस, हाउफा सेक्रेट प्लेस, ल्यून सेक्रेट प्लेस, और वह इसी तरह नाम बताती है। इतने सारे सेक्रेट प्लेस को सुनकर एमसी सिस्टम पर चिल्लाकर कहता है, ठीक है, यह इनफ है, अब और अधिक कंटिन्यू रहने की जरूरत नहीं है। और वह सोचता है, अगर मैं खुद को इन सेक्रेट प्लेस से जोड़ लूं तो फ्यूचर में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। बेहतर होगा कि मैं बस इतना कहूं कि मैं एक इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर हूं। और वह नेशनल एडवाइजर से कहता है, मैं तो एक नॉर्मल सा इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर हूँ, मैं 10 सेक्रेट प्लेस में से किसी पर भी नहीं गया। नेशनल एडवाइजर कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इम्परर वांग का बैकग्राउंड बस एक नॉर्मल से इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर का होगा। उनका टैलेंट और फॉर्च्यून सच में रिमार्केबल है। सिस्टम कहती है, मास्टर को रिपोर्ट करती हूँ, स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट की प्रोटेक्शन एरे पर हैवी अटैक हो रहे हैं। जिसे सुनकर एमसी चिंतित होने लगता है और सोचता है, ब्लाइंड फूल्स की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी अनुपस्थिति का फायदा लेकर मेरे सेक्ट पर अटैक किया। नेशनल एडवाइजर पूछती है, लॉर्ड, अभी आपको क्या हुआ था? एमसी कहता है, यह कुछ नहीं है, बस हमारा स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट थोड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है। इसके बाद हम सेक्ट की फॉर्मेशन को देखते हैं। इस पर कई लोग लगातार अटैक कर रहे होते हैं और कहते हैं, यह सेक्ट की प्रोटेक्शन फॉर्मेशन सच में स्ट्रॉन्ग है, इसमें 1 इंच भी डैमेज नहीं पहुंचा। वहीं उपस्थित एक ओल्ड पर्सन सोचता है, स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट हमेशा से लो प्रोफाइल रहा है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस सेक्ट की फॉर्मेशन इतनी पावरफुल होगी। आज हम अवश्य इस फॉर्मेशन को उनसे छीन लेंगे। और वे फॉर्मेशन के ऊपर तेजी से अटैक करने लगते हैं। उसे देखकर सेक्ट लीडर और वहां खड़े एल्डर सोचते हैं, यह फॉर्मेशन अब ज्यादा समय तक इन अटैक्स को नहीं संभाल पाएगी। यह फॉर्मेशन स्वयं एंसेस्ट्रल मास्टर द्वारा दी गई थी, इसे इतनी इजीली कैसे तोड़ा जा सकता है? लेकिन तभी उनके पीछे हमारा एमसी आ जाता है, जिसे देखकर वे सभी कहते हैं, एंसेस्ट्रल मास्टर वापस आ गए। एमसी पूछता है, यहाँ एग्जैक्टली चल क्या रहा है? सेक्ट लीडर बताता है, ये कुछ कल्टीवेटर बस यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन किसी कारण बस वे हमारे सेक्ट की प्रोटेक्शन एरे पर अटैक करने लगे। किंग याओ गुस्सा होकर कहती है, किस सेक्ट की इतनी हिम्मत जो हमारे स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट को ऑफेंड कर रहा है? एमसी सोचता है, यह सचमुच उनके लिए बैड लक है जो अपनी मृत्यु के लिए उन्होंने इस टाइम को चुना। मैं अपनी मैरिज की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ और मुझे सबसे पहले इन आवारा डॉग से छुटकारा पाना होगा। और वह उनके पास जाते हुए कहता है, कृपया नेशनल एडवाइजर का अच्छे से ख्याल रखें, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। एमसी अटैक करने वाले लोगों से कहता है, ये आवारा डॉग्स कहाँ से आए? इनकी इतनी हिम्मत कि वे हमारे स्पिरिट शॉर्ट सेक्ट में मुसीबत खड़ी करने का साहस कर रहे हैं।
उसकी आवाज सुनकर वे सभी एमसी की ओर देखने लगते हैं, जहां एमसी अपने बैडएस लुक में उन्हें घूर रहा होता है। उनमें एक मोटा आदमी एमसी से कहता है, तुम लिटिल ब्रैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैंगियन सेक्ट की इंसल्ट करने की? ऐसा लगता है कि तुमने पहले ही अपनी मौत का रास्ता चुन लिया है। वापस जाओ और अपने सेक्ट लीडर से कहो अपने सेक्ट की फॉर्मेशन वे तुरंत हमें हैंड ओवर कर दे, अन्यथा एक बार फॉर्मेशन ब्रेक हो जाने पर स्प्रिट शॉर्ट सेक्ट में हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एमसी कहता है, तो हत्या करके ट्रेजर चुराने और पूरे सेक्ट को खत्म करने की योजना बना रहे हो? तुम कुछ बास्टर्ड को सच में पता है कि मुझे कैसे हंसाया जाता है? और वह सोचता है, ये लोग जो कुछ भी कहते हैं, क्या वे जानबूझकर मौत की तलाश कर रहे हैं? वहीं खड़ा ओल्ड पर्सन कहता है, तुम तुच्छ स्प्रिट सेक्ट इस फॉर्मेशन के लायक नहीं हो। भले ही हम इसे नहीं लेते हैं, अन्य लोग इसे अवश्य तुमसे छीन लेंगे। इसे ओबिडेंटली हमें दे दो और हम शायद तुम्हारी जान को बख्श देंगे। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म हो जाता है।